नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचना विधा से संबंधित 100 महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। विकल्प आपके सामने है तो आपको जवाब देना होगा और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी आनंद रघुनंदन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। ढेर सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है तो देखिए, कौन आनंद रघुनंदन कौन है? बोले सर राम जी हैं। तो राम जी फॉर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी आनंद रघुनंदन को डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी का प्रथम नाटक माना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। विकल्प गोरच विजय की बात करें तो गा से गोरच विजय और गा से गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने गोरच विजय को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है। अब विकल्प सी नहुस, नहुस की बात करें तो नहुस पंडित आप देखे होंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया नाटक है, जिसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और गय सुकुमार रास जो नाटक है, इसकी बात करें तो इसको हिंदी का प्रथम नाटक किसने माना है? डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा जी ने माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है और कहीं स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 2 है कि निम्न में नाटक और नाटककार असंगत हैं। एक नाटक और उसका नाटककार असंगत है, जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी नहुस, और नहुस के जो रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है, बल्कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये ध्यान में रखिएगा। तो यही विकल्प असंगत था और आप सबका जवाब भी बहुत बेहतरीन आ गया। ठीक है ना। गय सुकुमार रास दिल्हड़ का, गोरख विजय विद्यापति का, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ का है। ये ध्यान में रखिएगा। यही विकल्प डी असंगत था और आप सबका जवाब भी बहुत बेहतरीन आया। ठीक है, चलिए। प्रश्न 3 है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, कथन किसका है? जवाब आप सबको देना है। तो प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आगे। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए, विलक्षण बात है कि नाटक में कौन? बोले रामचंद्र शुक्ल, है ना। विलक्षण बात है कि नाटक में रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल, है ना। ये माना है कि नाटक जो गद्य साहित्य का प्रवर्तन हुआ नाटक से हुआ है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 4 है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कालचक्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय नाटक किसे बताया है? तो जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो एक पत्र था कालचक्र, उसमें पहला, द्वितीय, तीसरा नाटक किसे बताया है? तो विकल्प आप देख लीजिए, इसके पास का जवाब दीजिए। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए नहुस, शकुंतला और विद्या सुंदर, है ना। बिल्कुल मैंने आपको ऐसे बताया था कि नस विद्या, ना से नहुस, सा से शकुंतला नाटक और विद्या से विद्या सुंदर, इसे ध्यान में आपको रखना था और आपने सही जवाब भी दिया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 5, रामायण महानाटक किसकी रचना है? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 20 बार परीक्षा में पूछा गया है कि रामायण महानाटक किसकी रचना है, यानी कि रामायण महानाटक किसने लिखा है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्राणचंद्र चौहान इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रामायण क्या है? बोले रामायण तो महानाटकों का प्राण है। प्राण फॉर प्राणचंद्र चौहान को ध्यान में आपको रखना है और इसी ट्रिक से इनको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए। ये लीजिए, प्रश्न 6 आपके स्क्रीन पर आ गया कि जानकी मंगल किसका नाटक है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। शीतला प्रसाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है? तो देखिए, जानकी बोले शीतल हैं, जानकी शीतल हैं और जानकी मंगल का प्रसाद शीतल होता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, शीतला प्रसाद। ठीक है, चलिए। स्टार लगाकर फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए। ठीक है। अब प्रश्न 5 है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा?
नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? जवाब दीजिए, प्रश्न आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर नाटक को जो पंचम वेद है ना, विकल्प बी भरत मुनि इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नाट्यशास्त्र की पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो नाटक को पंचम वेद कौन कह सकता है? जो मुनि होगा, मुनि फार भरत मुनि जी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ गया कि कल कौतुक रूपक नाटक किसका है? अब जवाब आपको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए, प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। कल कौतुक माने कल युग में क्या है रूपक? बोले कल युग में तो रूपक है कि प्रताप करो, है ना। वही व्यक्ति यश प्राप्त करेगा, वही व्यक्ति पद प्राप्त करेगा जिसके अंदर प्रताप होगा कलयुग में। ये ध्यान में रखिएगा कि कलयुग में तो रूपक क्या है? जो प्रताप करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है? जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिएगा, नहीं तो निश्चित रूप से आप सब गच्चा खाने वाले हो, है ना। यहाँ पर प्रश्न है महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी विजयानंद त्रिपाठी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। यहाँ पे देखिए महाअंधेर कब होता है? जब कोई व्यक्ति विजय के आनंद में मग्न हो जाता है तो महाअंधेर हो जाता है। विजयानंद में मग्न होगा तो महाअंधेर होगा। और इसी से मिलती जुलती एक रचना है अंधेर नगरी, भारतेंद्र चंद जी का नाटक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ढेर सारे भाई बहन यहाँ पे गच्छा खा गए थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। जवाब आपको देना है कि कौन से नाटक बालकृष्ण भट्ट का इसमें है। प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी उतना बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडंबन, है ना। जैसा काम आप करोगे, मैंने आपको बताया था कि भट्ट से उषा का परिणाम आपको मिल जाएगा, है ना। जैसा काम वैसा परिणाम मिलेगा भट्ट से, तो भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट। और आचार्य की विडंबना क्या है? वो भट्ट से पता चल जाता है। तो भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में आपको रखना होगा। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। और किसी भी साहित्य विधा हो या नाटक हो, उपन्यास हो, किसी की आपको विस्तृत क्लास लेनी है तो प्लेलिस्ट को ओपन करके आप जाकर देख सकते हैं कि सारी वीडियो मेरे द्वारा बहुत पहले अपलोड की जा चुकी है, ट्रिक से है, विस्तृत रूप से है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से एक विकल्प असंगत है। अब कौन सा विकल्प असंगत है आपको जवाब देना है। तो प्रश्न आपके सामने, विकल्प आपके सामने, जवाब आपको देना है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। यम गाथा जो आप देख रहे हैं ना, ये रघुवीर का नहीं है, बल्कि जो यम गाथा होती है ना, दूधनाथ सिंह की है, ध्यान में रख लीजिएगा। यही असंगत था। पूर्वाद की बात करते हैं शिवमूरत सिंह का है, इला की आवाज़ असगर वजाहत का है और 5वां सवार बलराज पंडित हैं। सब ध्यान में रखिएगा, मैंने सब आपको बताया है, विस्तृत रूप से बताया है, ट्रिक से बताया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 12 है कि हत्या एक आकार की किसका नाटक है। जवाब आपको देना है कि हत्या एक आकार की किसका नाटक है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी ललित कुमार सहगल इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब एक आकार की हत्या होगी, सबकी एक ही आकार में हत्या हो जाए तो बड़ा ललित होगा और सहगल होगा, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 13 है कि नो मैन लैंड किसका नाटक है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है, तो थोड़ा सा विचार करके जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नो मैन लैंड है ना, कौन? नरेंद्र मोहन, है ना। देखिए नो मैन लैंड कौन हो सकता है? बोले नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोहन से बैठा लीजिए, जवाब फटाफट स्क्रीन अपने दिमाग में छाप लीजिए और बिल्कुल स्टार लगाकर नोटबुक पर दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, लोमड़ वेश नाटक किस अंग्रेजी नाटक का हिंदी रूपांतरण है। जवाब दीजिए, विकल्प आपके सामने है कि लोमड़ वेश नाटक किस अंग्रेजी नाटक का हिंदी रूपांतरण है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। द फॉक्स या वालपेन, द फॉक्स। देखिए लोमड़ी को फॉक्स आप कहते भी हैं ना, तो द फॉक्स या वालपेन ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 के हिंदी का गिनीफिकेंट नाटक कौन सा है। जवाब देना है प्रश्न संख्या 15 का। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी का गिनीफिकेंट नाटक कौन सा है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, साहे मात,
है ना। देखिए हिंदी का गिनिफिकेंट क्या करता है, साहेमात करता है, साहेमात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हिंदी में किसने किया। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 16। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने किया है, तो पढ़ के सोच के विचार करके दीजिएगा और आपका जवाब आ गया। अक्षर विकल्प को लॉक किया जाए, सुदर्शन मजीठिया इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी में जो नुक्कड़ नाटक कौन कर सकता है, जो व्यक्ति बहुत मजा हुआ हो यानी कि मजीठिया है, सुदर्शन है, वही नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हिंदी में कर सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17, अश्वत्थामा नाटक किसका है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है कि अश्वत्थामा नाटक किसका है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज इज राइट आंसर, है ना। देखिए अश्वत्थामा क्या है, एक भारद्वाज टाइप का था, भारद्वाज लक्ष्मी नारायण भारद्वाज को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर है कि दुल्हन यानी कि दुल्हन एक पहाड़ की यानी किस नाटक किसका है ना। दुल्हन एक पहाड़ की नाटक किसका है, अब जवाब दीजिएगा, है ना। पूरा आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दुल्हन एक पहाड़ की किसका नाटक है, जवाब दीजिए। प्रश्न आपके सामने, विकल्प आपको दिख रहा है, तो जवाब आप सब भाई बहनों का आ गया कि सर दुल्हन एक पहाड़ की जो होती है ना, बड़ी मृदुल होती है, तो मृदुला गर्ग। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतर करते रहना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19, संस्कार को नमस्कार नाटक किसका है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है कि संस्कार को भी नमस्कार कर रहा है, कौन कर सकता है। विकल्प ये कुसुम कुमार इज राइट आंसर, है ना। देखिए संस्कार को जब नमस्कार करते हैं ना, तो बिल्कुल कुसुम लेकर संस्कार को नमस्कार करते हैं, तो कुसुम कुमार को ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि हानूस पादरी और एमिल किस नाटक के पात्र हैं, आपको जवाब देना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हानूस पादरी और एमिल किस नाटक के पात्र हैं। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी हानूस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, निम्न में पात्र एवं नाटक असंगत हैं। जवाब आपको देना है कि कौन सा पात्र और कौन सा नाटक असंगत है या सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए। द्रौपदी की बात करते हैं जिसमें पृथु और शुक्राचार्य नहीं है, बल्कि अगर बात करेंगे तो पृथ्वी और शुक्राचार्य की, तो ये पहला राजा से संबंधित हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अंजू दीदी श्रीपति बिल्कुल सही है, मादा कैक्टस अरविंद सुजाता और अनंत सही हैं, एक और द्रोणाचार्य अरविंद और विमलेंदु हैं, ये सही है। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो ये द्रौपदी नाटक से संबंधित पात्र नहीं है, यही विकल्प असंगत था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि सावित्री बिन्नी और किन्नी किस नाटक की पात्रा हैं। जवाब आपको देना है, प्रश्न संख्या 22 आप सबके स्क्रीन पर है कि सावित्री बिन्नी और किन्नी किस नाटक के पात्र हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। आधे अधूरी नाटक, है ना, 1969 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सावित्री बिन्नी किन्नी क्या है, बोले सर सब आधे अधूरे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि रजत शिखर और शिल्पी किसका नाटक है। रजत शिखर और शिल्पी किसका नाटक है, जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। देखिए रजत और शिल्पी क्या है, पंत फार सुमित्रानंदन पंत को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है। जवाब आपको देना है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न के माध्यम से आप चार प्रश्नों को हल कर पाएंगे कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है। जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए। धर्मवीर भारती का अनग नहीं है, बल्कि अनग की बात करते हैं तो अनग मैथिलीशरण गुप्त का है ना, ये ध्यान में रखिएगा। धर्मवीर भारती का तो अंधा युग है ना, ये ध्यान में आपको रखना था। भगवती शरण वर्मा का तारा है, हर किस प्रेमी का स्वर्ण विहान है, जयशंकर प्रसाद का करोड़ालय है, ये सारे के सारे सही हैं। लेकिन अनग जो है धर्मवीर भारती का नहीं बल्कि मैथिलीशरण गुप्त का था, यही असंगत था, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी बिल्कुल सही आया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि नाटकों में हंसाने वाला पात्र कौन सा है। नाटकों में हंसाने वाला पात्र कौन सा होता है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आने लगा है कि सर
विकल्प सी को लॉक किया जाए। विदूषक इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए जो विदूषक होता है ना, नाटकों में हंसाने वाला काम करता है। और देखिए मित्रों, बात करें नाटक में, जो हंसाने वाला पात्र होता है, जिसे आम भाषा में आप लोग जोकर कहते हैं, बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि देवबाला उपन्यास किसका है। जवाब आपको देना है, तो थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कीजिए, फिर जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। देवबाला अयोध्या में, अयोध्या फॉर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, देवबाला अयोध्या में, अयोध्या में। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में कौन सा उपन्यास मिश्र बंधु का है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब बड़े तेजी के साथ दे दिया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। वीरमणि इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो बंधु है ना, बंधु तो वीरमणि है ना, वीर है और मणि से कम नहीं है। कौन? बंधु। बंधु फार मिश्र बंधु को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 28 है किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाला। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 28 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। गोपाल राम गहमरी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जासूस पत्रिका कौन कर सकता है? बोले गोपाल राम, है ना। आपने देखा होगा कि जासूस वाला काम गोपाल करते थे, है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है कि वन जीवन व प्रेम लहरी उपन्यास किसका है। तो वन जीवन और प्रेम लहरी उपन्यास किसका है? जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 29 आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सब भाई बहनों का जवाब फौरन आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। राधिका रमण सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए वन में जीवन कौन है? रमण करने के लिए है। प्रेम की लहर है तो रमण करो, ऐसे ध्यान में बैठा लीजिएगा कि वन में जीवन मिला है रमण करने के लिए, तो वन में जीवन रमण और प्रेम लहर रमण करे। रमण फार राधिका रमण को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 23 है किशोरीलाल गोस्वामी का वैश्या जीवन पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, है ना। देखिए वैश्या जीवन पर कुसुम, कुसुम फार कुसुम कुमारी और कुसुम फार स्वर्गीय कुसुम, दोनों को ध्यान में रखिएगा। वैश्या जीवन कुसुम। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी में निम्न में हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है। अब ऐतिहासिक उपन्यासकार हिंदी में किसे माना जाएगा? जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। एक सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। किशोरी लाल गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक कौन है? तो ऐतिहासिक किशोरी हैं। किशोरी फार किशोरी लाल गोस्वामी को ध्यान में रखिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं। गोपाल जी के अनुसार कौन है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, है ना। गोपाल के अनुसार हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक बोले भट्ट से, भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। गोपाल राम को, है ना। हिंदी का कानन डायल बोले गोपाल राम, गोपाल राम। ठीक है, गोपाल राम पर गोपाल राम गहरमेरी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। जवाब आपको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से तो कोई प्रश्न तो आपको परीक्षा में पूछा ही जा सकता है, देखने को मिल सकता है कि निम्न में कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी सरकारी जवाब को चयन किया है। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए देवकी नंदन खत्री जी की बात करते हैं ना, तो कुसुम की कुमारी देवकी नंदन, ख्याजर की कोठरी में देवकी नंदन और अनूठी बेगम है देवकी नंदन। ठीक है सबको, ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यास भूतनाथ को किसने पूर्ण किया। जवाब आपको देना है। और प्यारा सा प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। दुर्गा प्रसाद खत्री इज राइट आंसर, है ना। देवकी और दुर्गा, देवकी का अधूरा काम दुर्गा ने पूरा किया। दास देवकी दास दुर्गा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। जवाब आपको देना है।
प्रश्न संख्या 36 का, और ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी का चयन किया है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है ना। देखिए गोपाल राम गहमरी का अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, है ना। अब देखिए एक गोपाल, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी, सब गोपाल राम गहमरी, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि घराव घाट और बलवंत भूमिहार किसका उपन्यास है। जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए घराव घाट और बलवंत भूमिहार, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर फार भुवनेश्वर मिश्र को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास किस, है ना, कि देखा जाए 100 अजान एक उपन्यास किस प्रधानता है, किसकी प्रधानता है या किस प्रकार का उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, जवाब आपको देना होगा, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चरित्र प्रधान है। देखिए 100 अजान में एक सुजान मिल जाएगा ना, तो चरित्र की प्रधानता होगी। 100 अजान में एक सुजान जो व्यक्ति है ना, उसके चरित्र की प्रधानता होगी, चरित्र फार चरित्र को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न में मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। जवाब आपको देना है, ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर मूल नाम की बात करते हैं, तो विकल्प सी धनपत राय इज राइट आंसर, है ना। जो इनका मूल नाम था वो धनपत राय था, ध्यान में रखिएगा, है ना। अजायब राय इनके पिताजी थे, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, और अमृत राय इनके पुत्र थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आनंदी देवी इनकी माता थी, शिवरानी देवी इनकी पत्नी थी, तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और मुंशी जी को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम जी ने दिया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर कहीं कोने पर नोट कर लीजिएगा। फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, धनपत राय इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रेम का मूल क्या है ना, जो प्रेम का मूल है ना वो धन है, धन है, ध्यान में रखिएगा, धन से प्रेम उपज जाता है, ऐसे कुछ क्लू बना लीजिए कि प्रेम का मूल धन है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 एक अंगूठी का नगीना उपन्यास किसका है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है, और जवाब भी धीरे धीरे आप सबका आ रहा है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, किशोरी लाल गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। देखिए अंगूठी का नगीना किसको पसंद है, बोले किशोरी को, है ना, तो अंगूठी का नगीना किशोरी को, किशोरी फार किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में कौन सा उपन्यास हरकृष्ण जौहर का है। जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा उपन्यास हरकृष्ण जौहर का है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए कौन सा, कुसुमलता जौहर, निराला नकाबपोश जौहर का है, भयानक खून जौहर का है, जौहर फार हरकृष्ण जौहर को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है गंगा प्रसाद का उपन्यास है। अब गंगा प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। देखिए गंगा प्रसाद की बात करते हैं ना, तो कुमार सिंह सेनापति इनका उपन्यास है, नूर जहाँ इन्हीं का है, हामिर और वीर पत्नी सब गंगा के प्रसाद से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 है कश्मीर का पतन उपन्यास किसका है। अब जवाब दीजिए, कश्मीर का पतन, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी जयराम दास गुप्त इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए कश्मीर का पतन कब होता है, कश्मीर का पतन जयराम ध्यान में रखिएगा, करके गुप्त हो गया, ठीक है ना, कश्मीर का पतन जयराम, ठीक है, जयराम फार जयराम दास को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि बेनिस का बांका अनुदित उपन्यास किसका है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हरिऔध इज राइट आंसर, है ना। बेनिस का बांका हरिऔध, बेनिस का बांका देख करके हरिऔध गए, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है, तो जवाब आपको देना है, थोड़ा सा विचार करके दीजिएगा, और ढेर सारे भाई बहनों ने फौरन जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए राधिका रमण प्रसाद सिंह के नाटक जो उपन्यास हैं, राम रहीम पुरुष नारी है, संस्कार चुम्बन चाटा भी नहीं का है, माया मिलन राम, और अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर, सब के सब राधिका रमण के हैं। तो भैया राम रहीम राधिका में रमण करते हैं,
पुरुष नारी सब रमण करते हैं, संस्कार रमण करता है, चुम्बन चाटा रमण करने के लिए है, और माया मिले ना राम मिले ये भी रमण है, और अपनी नज़र अपनी डगर में सब लोग रमण करते हैं। तो रमण को राधिका रमण से मिलाइएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 46 है कि रामनाथ त्रिपाठी का उपन्यास कौन सा है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर कि रामनाथ त्रिपाठी का उपन्यास कौन सा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्षर विकल्प ए को लाख किया जाए, वीरांगना इज राइट आंसर, है ना। रामनाथ त्रिपाठी वीरांगना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है भवंती उपन्यास किसका है। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है कि भवंती उपन्यास किसका है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्षर विकल्प सी को लाख किया जाए, सुदर्शन इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो भागवंती होता है ना, भागवंती सुदर्शन होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर भागवंती उपन्यास पूछा गया था, भवंती नहीं। तो भागवंती उपन्यास किसका था, तो भागवंती सुदर्शन होता है। सुदर्शन पाक सुदर्शन को ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 48 है कि मदन मोहन और ब्रज किशोर किस उपन्यास के पात्र हैं। आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जो मदन मोहन है ना और ब्रज किशोर हैं वो परीक्षा गुरु के हैं, और परीक्षा गुरु विद्याश्री निवास द्वारा 1882 में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कटोरे भरा खून और भयानक खून किसका उपन्यास है। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 49 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प ए को चुना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब, है ना। देखिए, कटोरे भरा खून देवकीनंदन और भयानक खून देवकीनंदन। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में किस उपन्यास का रचना काल असंगत है। आपको जवाब देना है। और प्रश्न संख्या 50 आप सबकी स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए। देवरानी जेठानी की कहानी 1970 नहीं बल्कि 1870 में है। और मैंने आपको बताया था कि देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, और दोनों सटर सटर करते हैं। तो सटर सटर माने 70 तो है, बट ये 1870 यहाँ पे होना था, और यहाँ पे 1970 है। यही चतुराई है। तो इस तरह से कभी कभी इतने बारीक प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। श्यामा स्वप्न 85 में, शाहजहां 192 में 1892, और आदर्श हिंदू 1914 में। ठीक है, चलिए। ये लीजिए, प्रश्न संख्या 51 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से कहानी एवं रचना काल असंगत हैं। तो कौन सी कहानी और उसका जो रचना काल यानी कि समय असंगत है, आपको जवाब देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जवाब आपके सामने। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया है कि दो बैलों की कथा, मैंने आपको बताया था ना, दो बैलों की कथा में एक टीस है, एक टीस माने 1931, ध्यान में रखिएगा, और दूसरी कैदी जो आप देख रहे हैं 23 नहीं बल्कि कैदी 33। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठाकुर कुआं 32, पूस की रात, पूस महीना 30 दिन का होता है तो 1930, ध्यान में रखिएगा। ईदगाह 33, बेटी बड़ी हो गई 34 की, और नशा 34, गुल्ली डंडा 33, सब ध्यान में रखिएगा। और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाकार हैं, तो उनसे कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्न में से किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। अब आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लाख किया जाए, श्रीकांत इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए, किसी के ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाएगा तो लक्ष्मी चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी फार श्रीकांत को ध्यान में रख लीजिएगा। श्री चाहिए, है ना। जब किसी के ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाएगा तो उसको श्री चाहिए, श्री फार श्रीकांत। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि प्रेमचंद की किस कहानी का समय असंगत है। ये लीजिए, फिर प्रश्न आपको मिल गया प्रेमचंद जी से ही कि किस कहानी का समय असंगत है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या, है ना, 53 आप सबकी स्क्रीन पर है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। सवा सेर गेहूँ 1925 का है, 52 का नहीं है, ये उल्टा हो गया। नमक का दर होगा 13 नमक खाया है, मैंने आपको बताया था। पंच परमेश्वर अच्छे होते हैं, अच्छे 1/6 1916, और सज्जनता का दंड अगर मिले तो अच्छा है, तो अच्छा फार इच्छा 1/6, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा।
तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में कौन सी कहानी बद्रीनाथ भट्ट की नहीं है। अब जवाब आप दीजिए प्रश्न संख्या 54 का कि कौन सी कहानी बद्रीनाथ भट्ट की नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए। चॉकलेट और शैतान मंडली बद्रीनाथ भट्ट की नहीं है, बल्कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है ना। तो चॉकलेट के लिए बच्चा उग्र हो जाता है, बच्चा उग्र हो चॉकलेट दीजिए। शैतान की मंडली बिल्कुल उग्र होती है, तो उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि नंदन निकुंज और बनमाला किसकी कहानी है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और बड़ा सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। चंडी प्रसाद हृदय से राइट आंसर है ना। देखिए नंदन निकुंज में कौन रहेगा, चंडी रहती है। बनमाला कौन है, बोले चंडी प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न संख्या 56 है कि चिंगारियाँ और इंद्रधनुष किसकी कहानी है। जवाब आपको देना है कि चिंगारियाँ और इंद्रधनुष कहानी किसकी है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर चिंगारियाँ और इंद्रधनुष को देख करके व्यक्ति उग्र हो जाता है। तो उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि दो बांके और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी किसकी कहानी है ना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प है जो है ना, दो बांके और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए है ना। दो बांके किसके लिए, बोले भगवती के लिए, और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी किसके लिए, भगवती के चरण में है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि मुगलों ने सल्तनत को बख्श दिया भगवती के चरण में। दो बांके डाल दीजिए भगवती के चरण में। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है। अब जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प को लाख किया जाए। भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर है ना। अब इंस्टॉलमेंट करना है किसके लिए, बोले सर भगवती के चरण में इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। आप इतना इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं ना, तो कुछ इंस्टॉलमेंट तो भैया भगवती के चरण में भी होना चाहिए। तो भगवती के चरण का मतलब भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि निराला की किस कृति का प्रकाशन चतुरी चमार शीर्षक से हुआ है। अब आपको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लाख किया जाए। और बिल्कुल इस विकल्प को सुनते ही आप सबको हंसी भी आ रही है, क्योंकि मैं जब इसको बता रहा था मैंने आपको बताया था कि सखी तो चतुरी निकली है ना। चतुरी कभी कभी आप लोग देखते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज में कोई गांव समाज से कोई बिटिया आई और आपने उसको क्या सखी बना लिया, लेकिन सखी आपके साथ रहते रहते चतुर हो गई। और जब चतुरी हो गई तब क्या हो गया, तो भैया बिहार का फार्म उसने डाला और आपको बताया भी नहीं, और उसका बिहार में चयन हो गया है ना। और आपसे पूछती रही दीदी कहाँ से नोट्स लेती हो, कहाँ से आप एक्सरसाइज करती हो, किसकी कोचिंग पढ़ती हो, कितना पढ़ती हो, सब आपसे निकल लिया, लेकिन ससुरी चतुरी निकल गई। कौन, बोले सखी। सखी चतुरी निकल गई। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा। जब भी आपको चतुरी मिले, सखी मिले, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि रचना एवं रचनाकार असंगत हैं। अब जवाब आपको देना है कि कौन सा रचना और उसके रचनाकार असंगत है। प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए है ना। जब सारा आलम सोता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं भगवती चरण वर्मा है ना। भगवती चरण वर्मा नहीं होना चाहिए था है ना। जब सारा आलम सोता है तो व्यक्ति उग्र हो जाता है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, उग्रभार पांडे बेचन शर्मा उग्र को यहाँ पे ध्यान पे रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल्लोल विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है, अनाख्यात रायकृत दास का है, तुलिका विनोद शंकर व्यास का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि अपना अपना भाग्य किसकी कहानी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी, और बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि अपना अपना भाग किसकी कहानी है। और मैंने आपको बताया था कि अपना अपना भाग जाने, तो जाने पर जैनेन्द्र कुमार का है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अच्छी तैयारी आप सबकी दिख रही है, और अच्छा संकेत आपका, ठीक है ना, बिल्कुल मिल रहा है। निश्चित रूप से आप सब इस बार चयनित होंगे। ठीक है, चलिए। ये लीजिए प्रश्न संख्या 62 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि आनंदी लाल किसका मूल नाम है ना। कभी कभी रचनाकार के नाम को लेकर प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो अब आपको जवाब देना है कि आनंदी लाल किसका मूल नाम है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 62 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र कुमार है ना। आनंद के लाल
जैनेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में जैनेंद्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो बल्कि यहाँ पे होना था कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेंद्र की है ना, जैनेंद्र की है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प प्रश्न संख्या 63 का है ना, विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी है ना। सभी क्या है, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ना, ये बिल्कुल जैनेंद्र कुमार जी की हैं, ध्यान में रखिएगा। नहीं बल्कि कौन सी हैं, प्रश्न चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति गलतियों से भी सीखता है ना, कि ये प्रश्न अगर गलत हुआ ना तो सब इसको सीख लिए कि खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या नहीं बल्कि है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि भूख के 3 दिन किसकी कहानी है? जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 64 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। यशपाल इज राइट आंसर। भूख के 3 दिन, यस। भूख के 3 दिन गुजार लोगे? बोले सर यस फॉर यशपाल जी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 65 आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। मैंने आपको बताया था डायरी के जब नीरस पृष्ठ मिल जाएंगे तो उसका इलाज चाहिए। नीरस पृष्ठ का इलाज फॉर इलाचंद जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, एक दिल हजार अफसाने किसकी रचना है? अब एक दिल हो और उसमें 1000 अफसाने हो, जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। एक दिल 1000 अफसाने हैं, किसके? बोले अमृत के और नागर के। तो जो व्यक्ति एक दिल में 1000 अफसाने होते हैं अमृत से भरे हुए, तो अमृत के गागर, एक दिल में 1000 अफसाने हैं अमृत के गागर के। अमृत के गागर मैंने बताया था, अमृत गागर फॉर अमृत नागर। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 67 है कि अधूरी मूरत किसकी रचना है? अब अधूरी मूरत रचना किसकी है? जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 67 आपकी स्क्रीन पर है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर अधूरी मूरत राघव की। तो राघव फॉर रांगे राघव को ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि तर्क का तूफान किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। यशपाल इज राइट आंसर, है ना। तर्क से तूफान हो जाता है, बोले यस। कभी कभी देखे होंगे ना कि ढेर सारे लोग तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। अभी मंदिर को लेकर भी तमाम लोगों ने तर्क दिया कि मंदिर नहीं बनना था, अस्पताल बनना था, अस्पताल नहीं बनना था, मंदिर बनना था, दुनिया भर के तर्क। और तर्क से तूफान हो जाता है, बोले यस सर। तो तर्क का तूफान यस, है ना। यस फॉर यशपाल को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि बिखरे मोती और उन्मादनी किसका कहानी संग्रह है? प्रश्न संख्या 69 का जवाब आपको देना है कि बिखरे मोती और उन्मादनी किसका कहानी संग्रह है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर बिखरे मोती और उन्मादनी तो शुभ है। शुभ फॉर सुभद्रा कुमारी चौहान को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने किस कृति में किया है? अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 70 का। बेहतरीन प्रश्न है कि प्रेमचंद की पत्नी ने जो कि शिवरानी देवी ने उनकी कहानियों का संग्रह किस में किया है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कोमोद कर रखा था, है ना। तो प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह को उनकी पत्नी ने मूद के रखा था। मूद के, कोमोद को, कौमुदी ध्यान में रख लीजिएगा। तो कौमुदी फॉर कौमुदी को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 71 है कि श्रीमती गजानंद शास्त्री किसकी कृति है? ये लीजिए, श्रीमती गजानंद शास्त्री किसकी कृति है? प्यारा सा प्रश्न है और बड़ा विलक्षण अनोखी रचना है और उतना ही प्यारा सा जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। अब श्रीमती गजानंद शास्त्री रचना बड़ी निराली है, तो निराली फॉर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 72 है कि तिरंगे कफन किसकी कहानी है? जवाब दीजिए, तिरंगे कफन किसकी कहानी है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर तिरंगा कफन बन जाए ना तो अमृत है।
तिरंगे कफन अमृत हैं, अमृत फार अमृत राय, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 73 है कि आखिर क्यों मैं नारी हूँ किसकी कहानी है। जवाब फटाफट आप दीजिए कि आखिर क्यों मैं नारी हूँ कहानी किसकी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए अब विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर, है ना। आखिर क्यों मैं नारी हूँ, विष्णु जी से पूछ रही है, विष्णु जी आखिर क्यों मैं नारी हूँ। तो ऐसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 74 है कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ किसकी कहानी है। अब तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ कहानी किसकी है। तो तुमने कहा था मैं सुंदर हूँ, बोले यस, यस पार यशपाल जी की रचना है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तुमने क्यों कहा था, तुमने कहा था मैं सुंदर हूँ, यस, यस पार यशपाल को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आगे संख्या 75 है कि पत्नी स्पर्धा और एक कैदी चर्चित कहानी किसकी है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 75 आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी जयनंद कुमार इज राइट आंसर, है ना। अब जिन भाई बहनों का जवाब जयनंद कुमार था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। पत्नी स्पर्धा और एक कैदी जाने पर जनिंदर। ठीक है, चलिए। ये लीजिए प्रश्न संख्या 76 आपके स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से मुक्तबोध की कृति कौन सी है। अब आपको जवाब देना है कि मुक्तबोध की कृति कौन सी है। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, है ना। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है ना, वो भैया मुक्ति का बोध चाह रहा है। मुक्ति का बोध फार मुक्तबोध जी की रचना है। आपको ऐसे दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में कौन मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न को देखते ही सारे भाई बहन विकल्प डी के पास जाते हैं। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही है। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। और इन सब प्रश्नों के द्वारा आपको चार प्रश्नों से बिल्कुल आपका परिचय प्राप्त होता है, जानकारी आपको मिलती है और जानकारी साझा मैं करना भी चाहता हूँ। ठीक है ना। तो प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, ये सब मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 78 है कि रामविलास शर्मा की आलोचना कौन सी है। जवाब दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आप देख रहे हैं। तो रामविलास शर्मा की आलोचना कौन सी है। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किए। तो विकल्प डी प्रगति और परंपरा। और इस प्रश्न की चर्चा मैं लगभग 15 से 20 बार कर चुका हूँ कि प्रगति और परंपरा में रामविलास करते हैं। तो रामविलास को रामविलास शर्मा जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड कृति किसकी है। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 79 और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। रांगे राघव इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो प्रगतिशील साहित्य का मानदंड है, तो प्रगतिशील साहित्य का मानदंड राघव है। राघव फार रांगे राघव। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में नामवर सिंह की रचना नहीं है। अब कौन सी रचना है जो कि नामवर सिंह की नहीं है। तो आपको जवाब देना होगा और इस प्रश्न पर थोड़ा सा थम जाइए, विचार की लीजिए, फिर जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, क्योंकि समय एक शब्द है। ये रचना रामविलास शर्मा जी की नहीं है ना। क्योंकि समय एक शब्द है, रामविलास शर्मा जी की नहीं है। और बिल्कुल ये किसका है, रमेश कुंतल मेघ जी की रचना है। ध्यान में रख लीजिएगा, रमेश कुंतल मेघ, है ना। बाकी तीन रचना जो देख रहे हैं कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्रवृत्तियाँ होंगी। कहानी नई, है ना, कहानी नई कहानी नामवर की होगी। और कविता के नए प्रतिमान बनेंगे तो नाम होगा आपका, नामवर होगा। कविता के नए प्रतिमान होंगे तो नामवर व्यक्ति हो जाएगा। ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 81 है कि प्रेमचंद विरासत का सवाल आलोचना किसकी है। प्रेमचंद विरासत का सवाल आलोचना किसकी है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प बी का जब चयन कर लिया, अक्सर विकल्प बी शिव कुमार मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। देखिए, प्रेमचंद विरासत का सवाल है शिव कुमार। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 82 है कि आलोचना की रचना यात्रा कृति किसकी है। अब आलोचना की रचना यात्रा किसकी रचना है। तो देखिए भैया, आलोचना की रचना यात्रा अगर आपको शुरू करनी है तो धन चाहिए। धन फार धनंजय वर्मा को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
कामायनी पर नई कविता कृति किसकी है? जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 83 आपके स्क्रीन पर है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए, कामायनी पर नई कविता कुंतल भर, कामायनी पर नई कविता कुंतल भर है, तो कुंतल भर को रमेश कुंतल में एक तक ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 84 कि अनभय सांचा आलोचना कृति किसकी है? तो मैंने आपको बताया था कि अनभय सांचा जो होता है मैनेजर का होता है, तो मैनेजर फॉर मेजर पांडे को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 85 कि दृश्यालेख रचना किसकी है? जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 85 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नंद किशोर नवल इज राइट आंसर, है ना। दृश्य का जो आलेख होता है नवल होता है, नवल फॉर नंद किशोर नवल को ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 86 है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना कौन सी है? 86 का जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी यानी कि विकल्प ए और बी, है ना। लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना कविता, नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकष दोनों हैं, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 87 है कि छठवां दशक और साहित्य क्यों रचना किसकी है? तो छठवां दशक और साहित्य क्यों रचना किसकी है? तो जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। छठवां दशक सही है, और साहित्य रचना क्यों सही है? तो सही फॉर साहित्य जी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 88 है कि प्रसाद निराला अगेय आलोचना किसकी है? प्रसाद निराला अगेय आलोचना किसकी है? तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, प्रसाद निराला और अगेय की स्वरूप है, स्वरूप फॉर राम स्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 89 है कि कविता का गल्प एवं कवि कह गया आलोचना किसकी है? कविता का गल्प एवं कवि कह गया, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अशोक वाजपेयी इज राइट आंसर। कविता का गल्प और कवि कह गया अशोक से फॉर अशोक वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 90 है कि काल यात्री, है ना, काल यात्री है कविता किसकी आलोचना है? काल यात्री है कविता किसकी आलोचना है? तो अब आपको जवाब देना होगा प्रश्न संख्या 90 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, काल यात्री है कविता प्रभा करती है। काल यात्री की कविता क्या करती है? प्रभा करती है, प्रभाकर छेत्री को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में रचनाकार असंगत हैं, आपको जवाब देना होगा प्रश्न संख्या 91। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। कौन असंगत है? तो रचना का सच यशपाल की रचना नहीं है, बल्कि नंद किशोर आचार्य की है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जवाब भी दिया तो झूठा सच समझ के दिया है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। विकल्प में देखिए, रचना का सरोकार तो पूरा विश्व है, विश्व फॉर विश्वनाथ, है ना। रस्सा कस्सी भारत के वीर करते हैं, तो वीर भारत तलवार, रचना और आलोचना देवी शंकर अवस्थी की। तो देवी और शंकर की रचना और आलोचना होती है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 92 आलोचना का द्वंद्व कृति किसकी है? और आज के प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा तेजी के साथ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा व्याख्या मेरे द्वारा नहीं हो पा रही है, विकल्प भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा तेज कराई जाए, प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आलोचना का द्वंद्व कृति किसकी है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर देवी शंकर अवस्थी इज राइट आंसर, है ना। तो विकल्प सी देवी शंकर अवस्थी, आलोचना में द्वंद्व होता है तो देवी शंकर अवस्थी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 93 है कि सिया राम में सब जग जानी आलोचना किसकी है? अब सिया राम में सब जग जानी, ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, तो कृष्ण पालीवाल हैं। सिया राम में सब जग जानी, कृष्ण दत्त, है ना, कृष्ण दत्त पालीवाल, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 94 है कि कल्पना एवं छायावाद तथा मेरे समय के शब्द आलोचना किसकी है? कल्पना एवं छायावाद और मेरे समय के शब्द, बोले सर केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। कल्पना एवं छायावाद केदारनाथ सिंह, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 95 की रचना एवं रचनाकार का मिलान करना है,
तो विकल्प में आप देख रहे हैं रचना के सरोकार, सामने पुरुषोत्तम है, साहित्यकार, ये सब देख लीजिए। इसके बाद आप मिलाइए प्रश्न संख्या 95 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। रचना के सरोकार पूरा विश्व है, मैंने अभी आपको बताया था। साहित्य के सरोकार की बढ़ते हैं। साहित्य का सरोकार तो भैया विद्या वाला व्यक्ति, जिसके अंदर विद्या निवास करेंगे, साहित्य का सरोकार होगा। गोल मेज है ना, तो भैया अरुण होंगे। और तीसरा रुख पुरुषोत्तम पर ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प भी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 की काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज रचना किसकी है? काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज किसने किया? जवाब आपको देना था और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। काव्य की भूमिका शुद्ध कविता की खोज दिनकर करते हैं। तो काव्य की भूमिका लिखना हो और शुद्ध कविता को खोजना हो तो दिन भर लग जाएंगे। काव्य की भूमिका दिन भर फार दिनकर, और शुद्ध कविता की खोज दिन भर फार दिनकर को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि आलोचना की पहली किताब रचना किसकी है? अब आलोचना की पहली किताब मिल जाएगी तो क्या होगा? बोले सर खरी खरी होगी। खरी खरी फार विष्णु खरे को ध्यान में रख लीजिएगा कि आलोचना की पहली किताब खरी, खरे फार खरे विष्णु खरे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि अगे बन का छंद आलोचना किसकी है? अगे बन का छंद आलोचना किसकी है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर अगे बन का छंद कौन बना सकता है? जिसके अंदर विद्या निवास करेगी। तो जिसके अंदर विद्या निवास करेगी वही अगे छंद बन बना सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगे बन का छंद विद्या निवास में से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 कि साहित्य और साहित्यकार का दायित्व किसकी आलोचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न संख्या 99 कि साहित्य और साहित्यकार का दायित्व क्या है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विजय दीनानाथ शाही इज राइट आंसर। देखिए साहित्य और साहित्यकार का जो दायित्व है वो सही है, सही फार शाही को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है और आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न भी है कि भारतीय काव्य कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि आलोचना किसकी है? तो इस पर बिल्कुल टाइम लेकर के आप जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प है सी को लॉक किया जाए, रघुवंश इज राइट आंसर। भारतीय काव्य वंश वाले करेंगे, जो बचेंगे वही तो करेंगे। नई कबीर एक नई दृष्टि वंश से होगी और जायसी पर भी एक नई दृष्टि जो होगी ना वो वंश पर होगी, वंश से। तो वंश फार डॉक्टर रघुवंश को ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और अपने मन मस्तिष्क में छाप लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। आप सभी प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं ना कि आप सबका जो परिश्रम है निश्चित रूप से इस बार ही फलीभूत हो। आप सभी अपने इच्छित पद पर चयनित हों, अपना नाम रोशन करें, माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करें और थोड़ा सा जो है ना कि हमारे भी नाम को भी फैलाएं, प्रसार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी प्रश्न के साथ हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।